ये अभिक्रिया भी पूर्व में जो फास्फो हैलाइड्स की अभिक्रिया थी उसी बात ही है। यहाँ पर फास्फोरस की जगह ऑक्सीजन आ गया है, इसके बारे में अपन देखते हैं। ये एक अभिक्रिया होने वाली है, ये थायोनील क्लोराइड की रिएक्शन है। यहाँ पर रिएक्शन होगी, क्योंकि यहाँ पर अपन तृतीयक एमीन है, तृतीयक एमीन यहाँ पर एज ए एक बेस लेते हैं और इस रिएक्शन में प्लस वन भी होती है, रिफ्लेक्स होता है, SO2 NaCl प्राप्त होता है। सामान्य स्थिति में रिएक्शन को समझने से पहले अपने को यहाँ पर थायोनील क्लोराइड के बारे में थोड़ा समझना पड़ेगा कि जो अभिकर्मक है वो किस प्रकार से रिएक्शन यहाँ पे करने वाला है। क्योंकि वास्तविक रूप से इसमें देखा जाए संरचना के आधार पे इस प्रकार से संकलित है, पिरामिडली है, लेकिन ऑक्सीजन अधिक विद्युत नहीं है और अन्नाद के द्वारा सल्फर पे प्लस आता है, इसलिए एक अच्छा इलेक्ट्रॉन सनी है, ये एक अच्छा इलेक्ट्रॉन सनी बन गया है इस रिएक्शन में। दूसरी बात यह है कि यहाँ पर क्लोरीन होने से अच्छे लिविंग ग्रुप्स हैं जो आसानी से बॉन्ड तोड़ सकते हैं। तो रिएक्शन का लगभग जो नेचर है वो PCl5 की तरह ही है, कोई ज़्यादा अंतर नहीं है। यहाँ पे तृतीयक एमीन जो लिया गया है वो बेस किस कार्य के लिए लिया गया है इसके बारे में अपन देखेंगे। सबसे पहले अपन देखें इसके मैकेनिज्म की बात करते हैं। आपको ये जो स्पष्ट हो गया होगा कि ये कच्चा इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, इसलिए यहाँ पर थायोनील क्लोराइड को लिया गया है। तो मैकेनिज्म की बात करें, मैकेनिज्म बहुत ही सरल है। यहाँ पे रिएक्शन होने वाली है, जैसा ही ऑक्सीजन पे अटैक करेगा, क्योंकि ये समूह नाभिक से नहीं है, ये इलेक्ट्रॉन से नहीं है, इसके पास में रिक्त कक्षक है, वैसे ही एक क्लोरीन बाहर निकल जाएगा। ये बाहर निकलने पर ये माइनस के रूप में अलग हो जाएगा। यहां पर ज्यादा स्पष्ट रूप से देखें तो जो प्लस है वह प्लस तृतीयक एमीन सार के द्वारा भी कंज्यूम किया जा सकता है। साथ में इसको दो तरीके से आप ये भी समझ सकते हो, ये इस रूप में भी कंज्यूम किया जा सकता है ऐसे, या ये स्थिति आ गई है, ये एक बहुत अच्छा लिविंग ग्रुप बन गया है क्योंकि ये इसको डबल बॉन्ड बनाता है और क्लोराइड को बाहर मुक्त कर सकता है। कैसी भी स्थिति में आप इसे समझ सकते हैं, अनुवाद करेगा, यानी ये ऑक्सीजन भी सल्फर से डबल बॉन्ड बनाता है। तो ऐसी स्थिति में ये बॉन्ड आप देख सकते हैं कि इस तरफ अधिक मजबूत हो गया है, इसलिए यहां से ये बॉन्ड टूटना आसान है। इसलिए यहां पर अभिक्रिया आगे बहुत तीव्रता से होगी और जो क्लोराइड है, जो क्लोराइड यहाँ पे मुक्त हो रहा है, क्लोराइड कहाँ से मुक्त हो रहा है उसके बारे में हम देखेंगे। वह क्लोराइड यहाँ पर SN2 मैकेनिज्म के द्वारा यदि ये प्राथमिक अल्कोहल है तो अटैक करेगा, बिल्कुल वही प्रोसेस है और इसको बाहर निकाल देगा। ये बन गया है। इधर जो सल्फर यहाँ पर माइनस के रूप में मुक्त हुआ है, ये डबल बॉन्ड बनाकर इसको बाहर कर देगा और इस प्रकार से सल्फर डाइऑक्साइड और क्लोराइड आयन मुक्त हो जाएंगे। इस प्रकार से रिएक्शंस होती है। जो तृतीयक एमीन है वो दो तरह से यहाँ काम कर सकता है। एक तो जो HCl बना है इस स्टेट में
लवण बनाकर क्लोराइड को मुक्त करेगा। जितना क्लोराइड मुक्त होगा उतना ही नाभिक स्नेह अधिक मात्रा में उपलब्ध होगा इस स्टेप के लिए और उतनी अभिक्रिया तीव्रता से होगी। ये आप डायरेक्ट ये भी मान सकते हैं सीधे सीधे कि जो ऑक्सीजन में प्लस आया है वहां पे हाइड्रोजन ऐसे अम्लीय हो गया है, उसको भी तृतीयक एमिन सीधे ही ऑब्जर्व कर लेगा और अभिक्रिया के दर को आगे बढ़ाएगा। तो इसमें कोई ज्यादा विशेष मैकेनिज्म नहीं है, जो पहले वाले मैकेनिज्म में वही चलती है। यहाँ पे सबसे महत्वपूर्ण बात ये स्टेप आती है और ऑक्सीजन और सल्फर का यहाँ पे आसानी से डबल बॉन्ड बन जाता है। इस स्थिति में बहुत अच्छा लिविंग ग्रुप बन गया है। बस एक थोड़ा सा नाभिक स्नेह की सपोर्ट की जरूरत है, जो कि मुक्त क्लोराइड यहाँ पर करेगा, उसको बाहर निकाल देगा। इस प्रकार से रिएक्शन यहाँ पर होती है और सल्फर डाइऑक्साइड और क्लोराइड यहाँ पर अलग से मुक्त होते हैं। इस प्रकार से रिएक्शन आपको देखने को मिलती है और इसको आप चाहें HCl प्लस तृतीयक एमिन है, इसको आप लिखित इस रूप में भी लिख सकते हैं लवण के रूप में, तो भी कोई बड़ी अलग बात नहीं है। अब आइए अपन बात करते हैं अगली अपनी रिएक्शन है अल्कोहल का निर्जलीकरण, डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल। बहुत ही महत्वपूर्ण अभिक्रिया और इसमें अपने को कुछ रिजियोसेलेक्टिविटी समझने का अवसर मिलेगा। रिजियोसेलेक्टिविटी क्या है इसके बारे में अपन देखते हैं, जो सेट जेप के या जेप सेप के नियम के अनुसार समझी जा सकती है। अल्कोहल का निर्जलीकरण, जैसा कि नाम है, निर्जलीकरण से मतलब है कि जल का बाहर निकलना। अल्कोहल का निर्जलीकरण एक बहुत ही कॉमन शब्द है। निर्जलीकरण खास तौर से गर्मियों में ये सब बहुत चलता है कि डिहाइड्रेशन से बचो यानी पानी की कमी से बचो। तो यहाँ पर अल्कोहल का जो निर्जलीकरण है, मैं आप एक सिंपल सा एग्जांपल लूंगा और फिर कुछ अन्य कॉम्प्लिकेटेड एग्जांपल्स भी लेंगे। सबसे पहले अपन यहाँ पर बहुत ही सिंपल सा एथेनॉल लेने जा रहे हैं। ये एथेनॉल है, इसकी रिएक्शन अपन यहाँ पर सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में करवाते हैं। ये सांद्र है, कंसंट्रेट है, यानी जिसमें पानी की मात्रा बहुत कम है, उस अवस्था में इसमें करवा रहे हैं। तापमान अपने को लगभग 443 केल्विन के आसपास रखना पड़ेगा। तापमान यहाँ पर थोड़ा ज्यादा है। अब यहाँ पे रिएक्शन होती है और इस अल्कोहल में से एक जल का अणु बाहर निकल जाता है। जल का अणु बाहर सामान्य रूप से अपन इस प्रकार से देख सकते हैं। ये यहाँ पर एक जल का अणु बनता हुआ दिखाई दे रहा है, तो यहाँ से बाहर निकलेगा। चूंकि ये निकलेगा तो यहाँ पर एक डबल बॉन्ड बन जाएगा। वाटर मॉलिक्यूल। अब यहाँ पर देखने वाली बात यह है कि ये बना कैसे। तो पहले अपने शुरुआती मैकेनिज्म देंगे और मैंने यहाँ पे कंसंट्रेट सल्फ्यूरिक अम्ल लिया है। तो क्या सल्फ्यूरिक अम्ल के अलावा और भी कोई ऑप्शंस हो सकते हैं और इसके अलावा दूसरी अम्लें ली जा सकती है नहीं ली जा सकती, इसके बारे में अपन यहाँ पर देखेंगे। तो सबसे पहले अपन यहाँ पर जो मैकेनिज्म उसके बारे में देखते हैं। यहाँ पे कंसंट्रेट सल्फ्यूरिक अम्ल लिया गया है क्योंकि जो सल्फ्यूरिक अम्ल है वियोजित होता है। वियोजित होने पर ये इस रूप में अलग हो जाता है H+ लगने पर। तो ये जो यौगिक है ये एक अच्छा नाभिक से नहीं है, ये एक पुअर न्यूक्लियोफिलिक है। यहां पर एक पुअर न्यूक्लियोफिलिक होने के साथ साथ प्योर निर्जलीय कारक भी होना चाहिए। सल्फ्यूरिक अम्ल एक बहुत बड़ा निर्जलीय कारक है। आपने कभी चीनी के ऊपर सल्फ्यूरिक अम्ल डाला होगा तो उसको काला कर देता है। कागज पे आपने सल्फ्यूरिक अम्ल डाला तो उसको भी काला कर देता है। जबकि सल्फ्यूरिक अम्ल से भी अधिक प्रबल अम्ले हैं जैसे HBr, HI वगैरह, वो ऐसा नहीं करती है। जबकि वो इससे ज्यादा प्रबल अम्ले हैं। वो इसलिए नहीं करती है क्योंकि वो निर्जलीय कारक नहीं है। जबकि उनमें से ऑक्सीजन जैसे ग्लूकोज, शक्कर की बात करें चीनी की,
रिएक्शन सल्फ्यूरिक अम्ल से करवाते हैं, सल्फ्यूरिक अम्ल डालते हैं, तो इसमें केवल कोयला बचेगा, यानी कार्बन बचेगा और उसमें से जल को बाहर निकाल देगा। उसमें से जल को बाहर निकाल देगा, तो उसमें से जल बाहर निकाल देता है, इसलिए सल्फ्यूरिक अम्ल यहाँ पे ली जाती है। इसके अलावा जो और निर्जलीय कारक हैं, जैसे कि फास्फोरस पेंटाऑक्साइड है, वो भी आप ले सकते हैं, ये भी एक प्रबल निर्जलीय कारक है। लेकिन सल्फ्यूरिक अम्ल ज़्यादा अच्छा है। यहाँ पर देखने के लिए आप HCl वगैरह लेते हैं, तो HCl H+ तो त्याग देगा, लेकिन उसका क्लोराइड एक नाभिक स्नेह की भांति व्यवहार करेगा और आपको इच्छित उत्पाद नहीं मिल पाएगा, यानी अभिक्रिया का पूर्णतः निर्जलीकरण नहीं हो पाता है। तो आइए अब मैकेनिज्म की बात करते हैं। मैकेनिज्म कैसे है और कैसे उत्पाद बनता है। सबसे पहले जैसा मैंने आपको बताया कि अम्ल H+ त्यागता है, H+ त्यागने पर ये ऑक्सीजन से बॉन्ड बनाता है। इलेक्ट्रॉन स्नेह नाभिक स्नेह की बेसिक रिएक्शन है इन द फर्स्ट स्टेप, वेरी सिंपल, उत्क्रमणीय है। और ये लिविंग ग्रुप बन गया है। अब यहाँ पर ये बन तो गया, लेकिन हाइड्रोजन वापस टूट जाएगा, क्योंकि जो बॉन्ड टूटना है वो दो बॉन्ड टूटेंगे, एक तो ऑक्सीजन और कार्बन का, लेकिन ऑक्सीजन और कार्बन का बॉन्ड ऐसे नहीं टूटेगा क्योंकि यहाँ पर कोई नाभिक स्नेह है ही नहीं जो इसको बाहर निकाल सके। ये 3rd डिग्री भी नहीं है, ये तो 1st डिग्री है, तो ये भी यहाँ पर संभव नहीं है। तो यहाँ पर एक विलोपन अभिक्रिया होगी, एलिमिनेशन, जो कि धीमा पद है, बहुत ही स्लो है। अब यहाँ पर क्या होगा कि ये बॉन्ड ऑक्सीजन के ऊपर प्लस आने से कार्बन क्या हो गया है, इलेक्ट्रॉन न्यून हो गया, इस पर आंशिक प्लस आ गया है। अब आंशिक प्लस आने से इसका दबाव Np भी बढ़ेगा और Np भी आंशिक प्लस आ गया है। ऐसी स्थिति में ये जो हाइड्रोजन्स हैं ये थोड़े थोड़े अम्लीय प्रकृति के हो गए हैं। ये कार्बन अल्फा है एंड दिस इज द बीटा कार्बन, और बीटा कार्बन से जुड़े हुए हाइड्रोजन हो जाएंगे बीटा हाइड्रोजन्स। तो यहां पर ये गर्म करने की आवश्यकता पड़ेगी, क्योंकि उच्च ताप की आवश्यकता है। आप तापमान उच्च देंगे तो इनकी जो वाइब्रेशन एनर्जी है वो बढ़ जाएगी बॉन्डों की, और जो कमजोर बॉन्ड वो आसानी से टूट जाएंगे। इस स्थिति में सबसे कमजोर बॉन्ड तो यही है, इसलिए तापमान बढ़ाने पर ये बॉन्ड टूटेगा। ये बॉन्ड टूट के यहाँ पर क्या आएगा, प्लस, लेकिन प्लस इस कार्बन पे इसका ही नहीं हो सकता है, तो इस पे प्लस आएगा। वैसे यहाँ से कोई एक कार्बन बिल्कुल उल्टी दिशा से बाहर निकलेगा और चल के अणु को बाहर निकाल देगा। यानी यहाँ पर विलोपन अभिक्रिया होती है। विलोपन का मतलब गायब है, अणु से कोई अणु गायब हो रहा है, और वो होती है E2। इसको E2 एलिमिनेशन क्यों देते हैं, क्योंकि दो अणु एक साथ बाहर निकल रहे हैं। यहाँ पर E1 के हिसाब से हो जाएगी विलोपन अभिक्रिया। यहाँ पर विलोपन अभिक्रिया होती है और अगली स्टेप में ये बन गया। तो यहाँ पर पहले स्टेप में क्या हुआ, हाइड्रोजन से चिपका, ये स्थिति आई, और यहाँ पर अगले स्टेप में ये बाहर निकल गया। और ये हालांकि अभिक्रिया जो है E1 मैकेनिज्म से हुई है, क्योंकि इसमें केवल एक ही अणु है। E2 मैकेनिज्म है वो सारे माध्यम में होती है एमाइड इत्यादि के द्वारा। तो यहाँ पर ये है तो E1 रिएक्शन मैकेनिज्म ही, जिसके बारे में और देखेंगे। और यहाँ पर ये बन गया है एल्कीन और जल बाहर निकल गया है। अब यहाँ पर मान लीजिए ये तो समान अल्कोहल था। जब विषम अल्कोहल हो, बीटा कार्बन की दो स्थितियां हो, तो यहाँ पर क्या होगा, आइए अपन देखते हैं। उसके लिए रिड्यूसिविटी के बारे में बात करते हैं।
असमान अल्कोहल है, मान लीजिए ये स्थिति है, ये अल्कोहल है। इस अल्कोहल का निर्जलीकरण किया जा रहा है सल्फ्यूरिक अम्ल और 440 केल्विन तापमान के ऊपर इसका हो जाएगा, थोड़ा जल्दी हो जाएगा इसमें। तो यहाँ पर जो उत्पाद है वो दो प्रकार के उत्पाद बनने वाले हैं। प्लस वाटर, ये लगभग 90% बनेगा, और जो दूसरा उत्पाद है वो थोड़ा कम मात्रा में बनेगा। यहाँ पर दो एल्कीन बन गए हैं। अब ये कैसे बने और इसके दो उत्पाद कैसे बने इसके बारे में जानते हैं, बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है, इसलिए अपन यहाँ पर देखते हैं। तो सबसे पहले अपन देखते हैं जो फर्स्ट स्टेप है, उसके बाद में जो कुछ हुआ है धीमे पद वाला है, ये विक्रिया थर्मोकंट्रोल है। थर्मोकंट्रोल का मतलब होता है कि जो विक्रिया धीमी गति से उच्च ताप पर होती है लेकिन उत्पाद अधिक स्थायी बनता है। तो यहां पर इन दो फर्स्ट स्टेप मैं सीधा लिख देता हूं, एच प्लस पे टेक करता है और ये स्थिति आ जाती है। अब इसके ऊपर प्लस आ गया है। अब यहां पर ये अल्फा कार्बन है, दिस इज द बीटा एंड दिस इज आल्सो बीटा। अल्फा के जो एडजेसेंट बिल्कुल पास पास में होते हैं वो सारे बीटा कार्बन कहलाते हैं। तो यहां पर दो बीटा कार्बन है। अब अपने पास यहां पर दो चॉइसेस है कि किसमें से बीटा हाइड्रोजन बाहर निकले, इसमें से या फिर इसमें से। तो यहां पर जो जर्मन साइंटिस्ट चेक थे उन्होंने यहाँ पर इस नियम को दिया था, और सामान्य जो नियम है वो नियम ये है, नोट करने वाले बात इसमें आप देख सकते हैं कि थर्मो डायनेमिक नियंत्रित अभिक्रियाओं में वह एल्कीन ज्यादा बनता है जो अधिक प्रतिस्थापी हो, यानी वह एल्कीन ज्यादा बनेगा जो अधिक प्रतिस्थापी हो, जो अधिक सब्स्टिट्यूटेड हो। तो यहां पर विद्यार्थी दो प्रकार के एल्कीन बन सकते हैं। स्थिति वन ये है, यहां से हाइड्रोजन निकलेगा और एक ये बनेगा। तो इस स्थिति में देखिए आप ये ए है, एम बाय द वे बी से बनता है। तो बी में आप देख रहे हैं इधर से हाइड्रोजन निकलता है, डबल बॉन्ड इन दोनों के बीच में बनने वाला है। और इस स्थिति में डबल बॉन्ड है वो यहां बन रहा है। तो ये एल्कीन अधिक प्रतिस्थापी है, ये 3 प्रतिस्थापी है, ये केवल 1 डिग्री प्रतिस्थापी है। तो ये एल्कीन ज्यादा बनेगा। तो ऐसी स्थिति में आप ध्यान रखेंगे हमेशा कि वो एल्कीन अधिक मात्रा में बनेगा जो अधिक प्रतिस्थापी हो। इसको अपन सही शब्दों में लिखे तो इसको आप लिख सकते हैं कि एल्कीन विलोपन अभिक्रियाओं में, तो ऐसी स्थिति में आप देख सकते हैं कि एल्कीन विलोपन अभिक्रियाओं में बीटा हाइड्रोजन का विलोपन उस कार्बन से होगा जिस पर हाइड्रोजन कम संख्या में होंगे या अधिक प्रतिस्थापी कार्बन होगा। कार्बन होगा। इसका मोटा और महत्वपूर्ण कारण यह है
अधिक प्रतिस्थापी एल्कीन हमेशा ज्यादा स्थायी होते हैं। इससे जुड़े और कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स पर आगे देखेंगे।